आज की क्लास में हम अटेंशन के बारे में समझेंगे कि अटेंशन कहते किसे हैं। अटेंशन इज अ सेट लुक्ड एट द from the standpoint of its contribution to the process of perceiving or acting, or attention is the concentration of a mental effort on sensory or mental event involving possessions by the mind in clear and vivid form of one out of what seem several simultaneously possible object or train of the thoughts। विलियम्स जेम्स 1890 इन्होंने कहा है कि जो ध्यान है वह मानसिक प्रयास की एकाग्रता है जो हमारी इंद्रिय संबंधी या हमारी जो मानसिक घटनाओं पर आधारित होती है। इसमें मन कई संभावित वस्तुओं और विचारों में से किसी एक को स्पष्ट और जीवंत रूप से ग्रहण करता है। अगर इसमें देखा जाए कि अटेंशन क्या है, अटेंशन हमारे मानसिक विकास का वो प्रयास है, प्रयास की एकाग्रता है जो मानसिक घटनाओं पर केंद्रित होती है। इसमें मन कई संभावित जो वस्तुएं होती हैं, विचार होते हैं, उनमें किसी एक को स्पष्ट और जीवंत रूप से ग्रहण कर लेता है। स्पष्ट और जीवंत कि यही जो विचार है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हर वक्त बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और उनमें से एक घटनाओं को हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहला है इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फोकस एंड द यूज ऑफ मेमोरी। इट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट, टोडलर एंड द प्रीस्कूलर। इसमें हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं, हम इसमें एक एकाग्रता पर ध्यान देते हैं। हमारी एक एबिलिटी होती है जिसमें हम लोग अपनी फोकस करने की एबिलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। साथ में हम अपनी हमारी जो अंदर मेमोरी होती है उस मेमोरी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे दिमागी विकसित करने में मदद करती है। हमारी एक एबिलिटी होती है कि हम हर चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही हमारा मेमोरी भी उसमें काम करती है। सेकंड है इट इज ए माइंड बॉडी सेट। माइंड बॉडी सेट ये हमारे मन और हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है दैट फैसिलिटेट क्लियरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर परसेप्शन। हम जो परसेप्शन रखते हैं उन परसेप्शनों में हमारा अवलोकन और परसेप्शन स्पष्ट दिखता है। यानी कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है अटेंशन जो ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन को बहुत ही क्लियर ढंग से रखता है। तीसरा है अटेंशन इज कैरेक्टराइज बाय द म्यूजिकल टेंशन एंड रिलेटेड फीलिंग ऑफ द एफर्ट। तो ध्यान देने के लिए प्रक्रिया में जब हम ध्यान देते हैं कहीं पर, तो हमारे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मांसपेशियों का तनाव या हमारे अंदर जो प्रयास होता है, प्रयास करने की जो अनुभूति होती है, प्रयास करने की जो फीलिंग होती है, उसमें वो युक्त हो जाती है। हम जब अटेंशन की बात करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, साथ ही हमारी जो फीलिंग होती है, वो इसमें एक साथ काम करती है। नेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स सम एडजस्टमेंट इन द नर्वस सिस्टम बिसाइड्स न्यूरल एडजस्टमेंट। बिसाइड्स न्यूरल एडजस्टमेंट। बिसाइड्स न्यूरल एडजस्टमेंट। इसमें मसल्स जो होती है वो समायोजित होती है। इट इन्वॉल्व्स सम एडजस्टमेंट इन नर्वस सिस्टम। इसमें तंत्रिका तंत्र में कुछ समायोजन होता है, साथ ही इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल समायोजन की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारा दिमाग जो विकसित हो रहा होता है हमारे अटेंशन में इन्वॉल्वमेंट रखता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज क्लियरेंस, अ ब्रिंगिंग आउट ऑफ द डिटेल्स इन व्हाट एवर इज अटेंडेड टू। ध्यान की विशेषताएं ऐसी होती है कि जब भी किसी भी वस्तुओं पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो अधिक
स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगता है। अब चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, वो बहुत ही बड़े लेवल पर निकल के बाहर आता है। अब ध्यान देने की विशेषताओं में हम कुछ दोबारा से समझ लेते हैं। जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो विकास है, हमारी जो बढ़ोतरी है, साथ ही हमारा ध्यान और हमारा जो विचार होते हैं, जो मेमोरी होती है, वो एक साथ क्षमता में डेवलप होते हैं बच्चों से लेके बड़े होते होते, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। कभी हम प्री स्कूल में सीखते हैं, फिर उसके बाद में सीखते हैं। मन और शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है हम जिसमें ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन रखने लगते हैं। ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें हमारा शरीर, मसल्स एक टेंशन में आती है, एक तनाव में आती है, और हम बहुत सारे प्रयासों की अनुभूति भी रखने लगते हैं। तंत्रिका तंत्र भी इसमें, नर्वस सिस्टम भी इसके साथ काम करता है, और हम बहुत ही स्पष्ट रूप से चीजों को देखने लगते हैं। चाहे वो चीज छोटी ही क्यों ना, हम उस पर स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ अटेंशन की, तो देखिए टाइप ऑफ अटेंशन क्या है। पहला है फोकस अटेंशन। फोकस अटेंशन क्या होता है? विजुअल ऑडिटरी हो या हमारा बोलना प्रक्रिया हो, ये एक उत्तेजना से भरा हुआ होता है। जब हम किसी चीज को उत्तेजना से भरे हुए विचारों से, क्षमताओं से हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारा फोकस अटेंशन होता है। दूसरा सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड यह नियंत्रण या निरंतर दोहराए जाने वाले दौरान एक समान व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं बनाए रखने में क्षमता को दर्शाता है। यह निरंतर और दोहराए जाने वाले कार्यों के दौरान एक समान व्यवहारिक प्रतिक्रिया बनाए रखता है। आप जितनी बार इसे दोहराएंगे, हर एक एक्टिविटी में आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बराबर बनी रहती है। तीसरा है सेलेक्टिव अटेंशन। ऐसा हो सकता है कि हम एक स्तर पर किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज पर हम अपने ध्यान को बहुत ज्यादा केंद्रित करते हैं, हम बहुत ज्यादा उसमें व्यवहारिक रूप से संज्ञानात्मक तरीके से अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं, वो सेलेक्टिव है। हमने ए और बी दो वस्तुओं को देखा, अब हम दोनों को देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आप ए वस्तु पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो ये क्या है, आप ए वस्तु पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हो, तो ये सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव अटेंशन। लचीलापन बोलते हैं इसको, हम इसे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। हमारे अंदर एक कैपेबिलिटीज होती है जिसमें हमारे दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने ध्यान को बदलता है तो उसके अनुसार हमारे विचार बदलते हैं। देखिए, जब हम ए चीज पर ध्यान देंगे और आप इसे हटा के तुरंत बी को ले आओ, तो हमारा जो ध्यान है वो बराबर फ्लेक्सिबल है। अभी हमने एक बात पे ध्यान दिया, अब आप दूसरे पे ध्यान दे रहे। अभी हमने पहले पढ़ा फोकस अटेंशन है, तुरंत उसके बाद पढ़ा सस्टेनेबल अटेंशन क्या होता है, फिर पढ़ा सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, फिर पढ़ा अल्टरनेटिव अटेंशन क्या होता है। तो अल्टरनेटिव अटेंशन में आपने क्या पढ़ा कि ऊपर के जो 3 टाइप्स आपने पढ़े, फिर आप चौथे नंबर का जो टाइप्स है उसे भी पढ़ रहे हो, तो आपका जो अटेंशन है ना वो बराबर बना हुआ है। नेक्स्ट है डिवाइडेड अटेंशन। हाई लेवल ऑफ अटेंशन, इट रेफर्स टू एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड साइमल्टेनियसली इन ए मल्टीपल टास्क। हमारा ध्यान केंद्रित करने का जो स्तर है, एक व्यक्ति एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखता है। आपके सामने अगर अलग अलग टास्क लाए, मान के चलते हैं, पहला आप घर का काम कर रहे हो, दूसरा आप स्टडी कर रहे हो, तीसरा आप पानी भी पी रहे हो, साथ में आप अलग अलग काम कर रहे हो। वो सारे जो अलग अलग आप काम कर रहे हो उन सब पे आपका ध्यान केंद्रित है। नेक्स्ट करते हैं, अब आती है बात डिटर्मिनेशन की। अभी डिटर्मिनेशन होता क्या है, हम इस चीज को भी समझेंगे। देखिए, डिटर्मिनेशन को आप समझे, डिटर्मिनेशन क्या है। डिटर्मिनेशन एक प्रकार का निर्धारक होता है।
जो धारण करता है, निर्धारक है। ऐसे निर्धारक तत्व है, ऐसे निर्धारण है जो प्रभावित करेगी हमारे विचारों को, कंसंट्रेट करने की पावर को पक्का प्रभावित करेगी। प्रभावित करने वाले ऐसे फैक्टर्स, अब चाहे वो सही करे या गलत करे, लेकिन फैक्टर्स ऐसे ही हैं जो हमारे अटेंशन को, ध्यान को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, पहला है यहां पर ऑब्जेक्टिव। हम सबको पता है हमारे सामने अगर ऑब्जेक्टिव बदलेगा तो हम उस बदलते ऑब्जेक्ट के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ध्यान को चेंज करते हैं। तो देयर आर द क्वालिटीज एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। किसी का आकार कैसा है, किसी का आकार कैसा है। अब आपको आकार अगर हम बदल बदल के चीजें दिखा रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो प्रभावित हो सकता है। अब इसमें पहली चीज आती है निकल के इंटेंसिव पोटेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंसी। द मोर इंटेंस द स्टिमुलस द मोर लाइकली इट इज टू बी अटेंडेड। ब्राइट, गोर्जियस, शेड्स आर कैची, मतलब आप डिफरेंट चीजों पे आप बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि कोई भी चीज जितना अधिक तीव्र होगा उस पर ध्यान जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यानी कि कोई भी चीज अगर अपनी इंटेंसिटी में ज्यादा केंद्रित होगा तो उस पर हमारा ज्यादा ध्यान जाएगा। कैसे? ये येलो कलर का है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, ये येलो कलर का है ना, ये येलो कलर का है। अब इस येलो कलर पे आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, जबकि ये ब्लैक में चल रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ लिखा हुआ है ये इंटेंसिटी में ज्यादा है, हम इस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बाकी चीजों पे कम केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते, आगे आ जाती है दूसरी चीज आती है साइज, एक्सटेंसिटी। कोई भी चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी छोटी होगी, दोनों में हमारा ध्यान बदल सकता है। अब देखिए, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती है। आपने एक बहुत बड़ा गोला बनाया, एक छोटा सा गोला बनाया। अब जो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो बड़ा जो गोला है हमारा ध्यान इसके ऊपर बड़ा आसानी से जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। कोई भी चीज आपके सामने कितने समय तक एक्सपोज करी जाए, जब कोई चीज आपके सामने बहुत लंबे समय तक एक्सपोज होती है तब अगर आप उस पर ज्यादा अटेंशन कर पाते हैं। नोवेलिटी, नोवल और न्यू इज इंटेंसिटी नोटिस। एग्जाम्पल, न्यू ड्रेस, डेकोरेशंस। कोई चीज अगर नई अनोखी आपके सामने आ जाए तो आपका ध्यान करने का केंद्र जो आता है वो बढ़ जाता है। रिपीटेशन, बार बार चीजें आपके सामने है तो आपको बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपको प्रभावित करेगा, ऐसी वस्तु हो सकती है। उसमें आपने देखा वो वस्तु अगर ज्यादा आकर्षित करने वाली है, ज्यादा गहरे रंग वाली है, अगर आपने देखा अगर वो साइज में बड़ी होगी, अगर वो ज्यादा समय तक आपके सामने रहे, अगर वो एक नई अनोखी चीज होगी, अगर वो बार बार आपके सामने आए, अगर आप उस चीज को चेंज करें, अगर वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हो, अगर वही चीज एक मूवमेंट करने वाली हो, अगर एक लोकेशन हो, अगर कलर्ड हो, कॉन्ट्रास्ट उसका सही हो, तो आपका अटेंशन जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल पर चला जाता है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज, ये कोई भी एक वस्तु है जो आपके सामने रखी है, लेकिन ये जो वस्तु है जब ये ब्लर होगी, ये हिलेगी तो इसके बहुत सारे रूप दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने अटेंशन को दूसरी तरफ देखेंगे। जब ये हिलती हुई एक जगह से दूसरी लोकेशन की ओर जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस तरफ आएगा। जब ये चीज हमारे चेहरे पे चमक मारेगी तो भी हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से देख पाएंगे। ये है हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग बोल रहे हैं कोई ऐसी वस्तु। अब वस्तु के अलग, अब नेक्स्ट आता है इंटरनल। अब ये इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट कहते हैं किसे। पहला इसमें आता ऑर्गेनिक नीड्स एंड द मोटिव्स। अगर देखा जाए
उस समय की जो जैविक आवश्यकताओं को ध्यान में केंद्रित करें। भाई अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, मान के चलते हैं कि आपको पानी पीना है और आपके सामने पानी आ जाए, किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, आपको जरूरत है उस चीज की, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप उस पानी को पिएंगे, आप तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप कहीं घूम रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, एक व्यक्ति आता है, पानी का गिलास लेकर आपको जाता है, आपका तुरंत दिमाग लग जाता है, आप कहते यार प्यास मुझे भी लग रहा है। हैबिट, ऐसा हो सकता है कि दिन बाय दिन हर लोगों की हैबिट बदलती है। जैसे आज कोई व्यक्ति एक सिगरेट पी रहा, उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर नेक्स्ट उसको वो अगले दिन दूसरी पिएगा, फिर दूसरी पिएगा, फिर दूसरी पिएगा, ऐसे कर करके वो बहुत सारी सिगरेट पी सकता है। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। एटीट्यूड एंड द मूड, आप एटीट्यूड और मूड में बदलाव देखते हैं, आप एटीट्यूड और मूड में बदलाव देखते हैं। तो ये आपके इंटरनल डिटर्मिनेंट्स है, वो आपके एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स है। तो ये क्या है? हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ की बात करें तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि पहला यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एक ऐसा निर्धारक है जो प्रभाव डालेगा। पहला है एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कुछ नया आकर्षक हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को आपके सामने अलग अलग टाइम पे लाया जा सकता है, वो एक पहेली के रूप में हो सकता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बार बार आपके सामने आ रहा, बार बार उसे चेंज करके दिखा रहे हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में आ रहा है, उसमें मूवमेंट है, हलचल है, वो एक जगह से दूसरी जगह को अपना लोकेशन बदल रहा है, उसका कलर ऐसा जो आपको पसंद आ रहा है, चमक है उसके अंदर। ये सब चीजें क्या उस ऑब्जेक्ट के बारे में। अब दूसरा ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब आपके अंदर क्या है, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो ना, आपके अंदर उसकी जरूरत है। अगर आपको उसकी जरूरत हो, अगर पानी बहुत साफ है, आपको प्यास लग रही है, आपको जरूरत है, तो आप उस पानी को पिएंगे। आपकी आदत है बार बार सिगरेट वही पीने की, तो आप सिगरेट पिएंगे। आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें इंटरेस्ट जगाएंगे। एटीट्यूड एंड मूड्स आल्सो विल बी देयर। तो ये हमारा क्या है? एक डिटर्मिनेंट है जो प्रभावित डाल सकता है। अब बात करते हैं जो बहुत ही जरूरी है, वो है थ्योरी के बारे में। अगर हम थ्योरी अटेंशन की देखें, एक है ब्रॉडबैंड फिल्टर्ड थ्योरी, दूसरा है ट्रेसमैन एटूनेशन मॉडल। देखिए दो यहां पर थ्योरी बहुत जरूरी है। पहला हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड 1958, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया है? इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया एक शॉर्ट टर्म स्टोर के अंदर एक ब्रॉडबैंड 1958 के अनुसार इन्होंने क्या किया है? इंद्रियों से प्राप्त सूचना, जब इन्हें कोई सूचना मिली, समानांतर रूप से अल्पकालिक भंडार यानी कि शॉर्ट टर्म स्टोर में जब ये जाती है तो ये एक अस्थायी बफर प्रणाली होती है। इन्होंने बोला जब भी हमें कोई विचार हमें प्राप्त होते हैं तो वो एक प्रकार के शॉर्ट टर्म एरिया में स्टोर में चले जाते हैं। एक ऐसे स्टोर में मेमोरी आपकी जाती है जहां पे बफर प्रणाली होती है। अब जो सूचना आपके दिमाग में गई है वो सूचना सुरक्षित रहती है। आप सोचिए ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी क्या कहती है कि जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो तुरंत विचार आपके दिमाग में पहले जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म में जाते हैं, उसके बाद वो सूचना आपके दिमाग में रुक जाती है और ताकि उसका जो प्रसंस्करण है किया जा सके, उत्पीड़न है उसकी समय जो है वो बढ़ाई जा सकते। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है आप उसे फिल्टर कर सकते हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आखिर आप उसे क्यों सुन रहे हो, आखिर वो विचार आपके सामने क्यों आया है। जैसे कि वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, सिलेक्टिव वन मोड सोर्सेज के बारे में, आप कैसे चीजों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। आप ऐसे तो करेंगे नहीं ना, आप क्या करेंगे, तुरंत बफर प्रणाली में वो आगे की ओर प्रसंस्करण होगा। तो एक टाइम के बाद, इसके बाद जो सूचना जो एक पर्टिकुलर बफर प्रणाली में है वो एक सेलेक्टिव फिल्टर के माध्यम से गुजरती है। आप बहुत सारे विचारों में कुछ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट से गुजरती है। गुजरने के बाद ये सूचना, जैसे कि कोई ध्वनि हो सकती है, कोई तीव्रता हो सकती है, ये सारे उस कार्य पर आधारित करता है। अब यह एक स्रोत के जैसे विश्लेषण को चुनता है, इसमें स्रोत को चुनता है और अन्य स्रोतों को हटा देता है। अभी हम पहले क्या करते हैं, बहुत सारे विचारों में एक विचार को पकड़ेगा,
तो ब्रॉडबैंड जो फिल्टर थ्योरी है, इसमें हमारे दिमाग में एक विचार आया, वो विचार बहुत सारे हो सकते हैं, वो बफर प्रणाली से गए, वो सुरक्षित रखे गए, वो आगे बढ़े, वो सेलेक्टिव फिल्टर के माध्यम से आगे बढ़े, और फिर उन सभी विचारों में एक विचार को रखा गया और बाकी विचारों को हटा दिया गया। ये हमारा क्या है, एक फिल्टर, ये हमारा जो विचार है, ये हमारा ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी के अंतर्गत आता है। अब ट्रेसीमैन एटुनेशन मॉडल क्या कहता है, अब इस मॉडल को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल 1960-1964 computing information is analyzed for the things other than the physical properties including sound, syllable, partner, grammatical structures and the informative filter attenuated. So a message that is not selected on the basis of selected on the basis of the physical properties and would not be rejected completely, but its volume would be turned down. Both non-attenuated and attenuated information undergo further analysis and response is proceeds. इनका कहना है 1960-1964 जब कोई प्रतिस्पर्धा, इनका कहना है जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो होती है, जो सूचना होती है, उसका विश्लेषण केवल उसकी जो भौतिक विशेषताओं के आधार पर नहीं होता है। भाई आपके दिमाग में कोई विचार आया, आपने कहा हाँ ये किसी चीज के ऊपर विचार था, तो ये विचार उसके आधार पर नहीं है, बल्कि ध्वनि, शब्दों के पैटर्न और पर्टिकुलर उसकी सूचना और उसके अर्थ के आधार पर होता है। आपने कोई विचार आपके दिमाग में आया, आपने इस बात पर नहीं लगाया कि वो विचार कैसा है, बहुत लंबा है, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपने देखा कि वो विचार किस तरह का है, क्या उसमें कोई तर्क है, क्या उसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसा हो सकता है कि क्या तो इसमें हमने देखा कि कोई भी जब हमारे विचार आते हैं तो हम उन विचारों को किसी पर्टिकुलर भौतिक विशेषताओं के आधार पर नहीं कह रहे कि हाँ कुछ ऐसा विचार आ रहा है, नहीं, बल्कि हम उन विचारों को कैसे करते हैं, हम उनके स्रोत को समझते हैं। हम ये जानना चाहते हैं एज पर द ट्रेसीमैन एटुनेशन मॉडल के अनुसार कि क्या यह विचार कोई अपनी संरचना रखता है या उसका कोई अपना अर्थ है, या इसलिए उन्होंने एक बात को बोला है कि जब कोई संदेश पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मान के चलो आप कोई संदेश आपको मिला, ध्यान नहीं दिया गया उस संदेश पर, तो वो पूरी तरह से कभी नहीं हटता, बल्कि चयनात्मक फिल्टर की ओर चला जाता है। यहां पर हम ये देखते हैं, पहले तो एक बात बोली गई, वो बोली गई थी जब विचार बहुत सारा होता है तो वो सेलेक्ट हो जाता है, एक फिल्टर से होकर गुजरता है, एक बफर एरिया से होकर गुजरता है, और तब वो विचार आपके दिमाग में रह जाता है और बहुत सारे विचारों में एक विचार को पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्रेसीमैन एटुनेशन मॉडल इस बात को बोल रहा है कि देखिए बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते जरूर हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक विचार को ही पकड़ते हो और वही विचार रहता है और बाकी सारे विचार पूरी रीति से हटा दिए जाते हैं। तीसरा आता है आपका ड्यूटच-नॉर्मन थ्योरी ऑफ फोकस्ड अटेंशन। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्टेड ब्रॉडबैंड क्लेम। पहला जो था उसे पूरी तरीके से इसने हटा दिया है। इंफॉर्मेशन इज फिल्टर आउट अर्ली अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, filtration or selection only occurs after all input has been analyzed in a high level। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इस बात को बोला है, ड्यूटच, इन्होंने दूसरे व्यक्ति ने एक बात को बोला है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, इन्होंने अवहेलना करी है पूरी तरीके से फर्स्ट थ्योरी की। इन्होंने कहा है कि
ये ऐसा नहीं काम करता जैसा आप बात कह रहे हो, लेकिन ये कैसे काम करता है? चयन या फिल्ट्रेशन, भाई अब बहुत सारी चीजें आई, आप फिल्टर करोगे ना विचारों में, 10 विचार में से एक विचार पकड़ोगे ना आप। ये जो फिल्ट्रेशन है, ये जब सभी सूचनाएं उच्च स्तर पर विश्लेषण हो चुका होता है, जब होती है। आप इन्हें पहले नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते पहले एक विचार ले लेंगे बाकी हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। आप सारे विचारों को सुनते हैं, उसके बाद सारे विचार हाई लेवल पे होते हैं, आप सभी विचारों को अच्छे से समझते हो, तब आप कहते हो कि हां ये विचार बिल्कुल ठीक है। और ये विचार जब आप ऐसे कहते हो, इट इज अ लेट सिलेक्शन फिल्टर। आप एकदम विचार नहीं ले लेते हो, आप सभी इंफॉर्मेशन को खूब रिलेट करके देखते हो और लेट सिलेक्शन करके बताते हो कि आखिर ऐसा है क्या। और जरूरी है वो है फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स का पता लगाना कि आखिर फैक्टर्स कौन से हैं जो अटेंशन या ध्यान को प्रभावित करेंगे। तो इसके अंदर पहला आ जाता है हेल्थ फैक्टर। कान में इंफेक्शन हो गया, कानों में इंपेयरमेंट है, विजुअल इंफेक्शन है, फिजिकल अनफिटनेस है, या डिस्कंफर्ट है, बीमारी है कोई, ये सब क्या है, इंसान के बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। तो पहला है हेल्थ फैक्टर। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, जहां आप रहते हो आसपास क्या है, वो सब आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। आप एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे समझते हो? देखिए, एक होता है स्ट्रेसर, स्ट्रेसर्स, और स्ट्रेसर एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। और ये स्ट्रेसर आपको स्ट्रेस देता है। मान के चलते हैं परिवार के अंदर डेथ हो गई, एक्सटर्नल स्ट्रेसर है। ये स्ट्रेसर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस लेके आएंगे, सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आप परेशान हो जाओगे। आप जब परेशान हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस की ओर बढ़ने लगे। तो जब आप स्ट्रेस की ओर बढ़ रहे हो तो आपको दिक्कतें पैदा होंगी और आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे इसे फैक्टर्स में रखेंगे। तो हेल्थ फैक्टर, बीमारी कुछ हो जाए, एनवायरमेंटल फैक्टर आपके आसपास कुछ हो जाए, ये दोनों ही क्या है, आपके अटेंशन को प्रभावित करेंगे। तीसरा है पर्सनैलिटी फैक्टर। देखिए, पर्सनैलिटी कहते हैं किसे? पर्सनैलिटी, एक इंसान की पर्सनैलिटी, लो सेल्फ एस्टीम। जब आपके अंदर ही काम करने की क्षमता कम होगी, जब आप काम नहीं कर सकते, आपके अंदर क्षमता कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है मोर एक्टिव पर्सनैलिटीज, वेयर दे बिकम बोर्ड एंड रेस्टलेस। ऐसा हो सकता है जब इन चीजों में बहुत लंबी लंबी परेशानियां देखने को मिलती हैं, तब ऐसे केस में आप ऐसा कह सकते हो कि आप बोर होने लगे हो। सम मे नीड एक्टिवली दैट आर मोर विजुअल, मोर ऑडिटरी, मोर फिजिकल। तब आप इसमें देखते हो जैसे कि फैक्टर्स लाइक फटीग, न्यूट्रिशन, कैफीन, शुगर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट यहां पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, ये सब पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, इंसान के पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित करने फैक्टर्स हैं। तो हेल्थ, एनवायरमेंट और पर्सनैलिटी, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं जी, प्रभावित करते हैं। तो ये फैक्टर हुए जो परफेक्ट, जो अटेंशन को प्रभावित करेंगे, आपके अंदर अटेंशन नहीं आने देने वाले हैं। और जब आप अटेंशन नहीं रख पाएंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर हम डिस्ट्रक्शन को समझने लगे तो हमेशा डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अटेंशन की बात करता है तो वो अटेंशन नहीं रखता, बल्कि वो डाइवर्जेंस को क्रिएट करता है। और डाइवर्जन, अटेंशन का डाइवर्जन हो जाना एक इंडिविजुअल या ग्रुप में फ्रॉम द चूजन ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है, तो वो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब ये जो चीज हुई है, दैट कोज बाय द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे द अटेंशन। अगर आपसे किसी ने बोला कि आपको अटेंशन करना चाहिए लेकिन आप अटेंशन नहीं कर रहे हो, है ना, आपको अटेंशन करना चाहिए लेकिन आप अटेंशन नहीं कर रहे हो,
सो डिस्ट्रक्शन क्या रहा? डाइवर्जन ऑफ द अटेंशन। आप किसी भी बात को जब आप कर रहे होते हो तो उन बातों में आपको क्या करना है? उन बातों में आप ये देखते हो कि जब आपको कोई अटेंशन लेना चाहिए, आपको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम में आपको वो पे करना होता है। पैसा पे नहीं करना है, आप उस अटेंशन में अपने दिमाग को पे करते हो, आप अपने इंटरेस्ट दिखाते हो, यही पे है। जब हर कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी भी चीज को चूज करता है और उस पर अपनी अटेंशन लेके आता है, और अगर वो अटेंशन हमारा डायवर्जन में आए, हमारा अटेंशन बदल जाए, उसे ही डिस्ट्रक्शन कहेंगे। आपका दिमाग इस बिंदु पर है, लेकिन अचानक से यहां पर ऐसा कुछ है जो ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है मुकाबले ए के, भी ज्यादा वैल्यूबल है। तो आप तुरंत क्या देख रहे हो? यहां पर आप देख रहे हो कि आपका अटेंशन जो यहां था वो यहां आ गया। अब आप यहां पर डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुरंत आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये चीज क्या रही आपकी? डिस्ट्रक्शन। अब इसको, डिस्ट्रक्शन को हटाने के कुछ तरीके देखिए। पहला होता है सेल्फ कंट्रोल। आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, आप उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने ऊपर फुल अटेंशन करके आप उन चीजों से बच सकते हो। आप किसी और चीज पर ध्यान ना करें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, स्वयं पर नियंत्रण रखें। दूसरा है यूज योर ऑल सेंसेस टू क्रिएट अवेयरनेस। देखिए, जब आपको कोई चीज नहीं दिखती है तो आप उस पर अटेंशन लाते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से डेली बेसिस पे अपने अंदर अवेयरनेस रखेंगे तो आपके लिए कोई चीज नई नहीं होगी, फिर आप हर चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्लान और प्रायोरिटीज योर एक्टिविटीज। प्रायोरिटीज देखिए, हमेशा प्लान करें कि 10 चीजों में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जो महत्वपूर्ण है वो आपकी प्रायोरिटीज है। उसके बाद आता है मोटिवेट करना अपने आप को। तो अपने आप को आप मोटिवेट करें सही डायरेक्शन में, सही प्रकार की जो डायरेक्शंस है आप उस तरफ अपने आप को मोटिवेट करें। अवॉइड अननेसेसरी सिमुलेशंस। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, दूसरी चीज की ओर आपको प्रोत्साहित करती है, ऐसी अननेसेसरी आइटम्स। मेडिटेट करें, कॉन्स्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, ताकि आप चीजों को अवॉइड कर सकें। रेगुलर हेल्थ और डेवलपमेंट चेकअप करें, रेगुलर हेल्थ डेवलपमेंट चेकअप करें। ये सब चीजें क्या हैं, आपको हेल्प करने वाली है। परसेप्शन किसे कहते हैं? परसेप्शन, व्हेन वी सी रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट एंड हियर अंडरस्टैंडेबल वर्ड लाइक म्यूजिक और वर्ड, वी ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन। जब भी, हमेशा हम कोई भी चीज सुनते हैं या देखते हैं, हमेशा वो चीजें हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार का सेंसेशन के रूप में होता है जो कि हमारे आसपास हो रही चीजों को हमारे दिमाग तक एक संवेदनाओं की तरह पहुंचाते हैं। सो परसेप्शन को आप समझते कैसे हैं? परसेप्शन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो परसेप्शन क्या है? देखिए, परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है दैट transferring a physical simulation into psychological information by which sensory stimuli are brought to awareness। देखिए, हमेशा एक अवेयरनेस, एक सूचना क्या होती है? जब हम भी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भौतिक ऐसा उद्दीपन है, भौतिक उद्दीपन है। हम लोग भौतिक उद्दीपन को समझेंगे। उद्दीपन यानी कि एक फिजिकल सिमुलेशन है ना। फिजिकल सिमुलेशन यानी कि ये शरीर की क्रियाओं में एक एक्टिविटी की तरह से एक भौतिक उत्पीड़न है जो कि मनोवैज्ञानिक सूचनाओं में बदला जाता है। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो हम एक्ट करते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, या इट इज ए एक्ट और ए प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस दैट रिजल्ट एक्ट ऑफ स्टिमुलस ऑन द सेंस ऑर्गन। हर एक व्यक्ति का अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, हमारा एक अनुभव होता है, पहला अनुभव होता है, और ये अनुभव हमारे अंदर एक ऐसी जागरूकता लेके आता है जो
हमारे अंदर, हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा हमारे अंदर एक अवेयरनेस को लाता है। जैसे सेंस ऑर्गन में आप कह रहे हो कि हमारे कान सुनने के हैं, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को याद करके हम ऐसा उसे समझते हैं कि जैसे हम उसे सुन रहे हैं, ताकि वो हमारे लिए एक अवेयरनेस के रूप में काम करता है। अब इसका हम लोग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला आता है रिसेप्टर प्रोसेस। अब एक रिसेप्टर प्रोसेस होता क्या है? रिसेप्टर प्रोसेस एक ग्राही प्रक्रिया है, ग्राही जो ग्रहण करता है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है। इसमें एक ऐसी अवस्था है इसके अंदर है जिसमें ये क्या करते हैं, पांचों इंद्रियां जो हैं, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं, ऑल 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं, वो पूरे काम करते हैं। यानी कि रिसेप्टर जो प्रोसेस है उसमें सारी इंद्रियां काम करती है। दूसरा सिंबॉलिक प्रोसेस होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो सिंबल्स होते हैं ना, विचारों के द्वारा जुड़े हुए, आप कैसे समझते हो, आप रिकॉल करते हो प्रेजेंट सिचुएशन को बाय द लर्निंग थ्रू आउट पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पहले कोई अनुभव किया हुआ है, मान के चलते हैं, वो पहला अनुभव अगर आपके वर्तमान समय में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ये एक प्रक्रिया है जो आपके परसेप्शन को लेके आता है। प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्षता है, परसेप्शन है, आप किसी चीज को कैसे समझते हो, उसे लाने के लिए, उसे समझने के लिए तरीके हैं, रिसेप्टर प्रोसेस है। रिसेप्टर प्रोसेस में आपके सारी ज्ञानेंद्रियां जो काम करती हैं। सिंबॉलिक प्रोसेस है, सिंबल से आप समझते हो, मान के चलते हो आपने इस सिंबल के बारे में पढ़ा है, ये मेल का सिंबल है, मान के चलते हो, एक मेल कैटेगरी है, आप उसके सिंबल से समझते हो, तो आप इसे क्या कहोगे? ये मेल प्रोसेस का। तो रिसेप्टर, इसमें क्या सिंबल है, तो आपने पहले भी पढ़ा था, अब कहीं और पढ़ा हुआ देख लिया, आपको याद आ गया। तीसरा है अफेक्टिव प्रोसेस। अफेक्टिव प्रोसेस क्या? अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्ट डालना, यानी कि ये एक प्रकार का भावात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग परसीव करते हैं एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। और इसमें परसीव करने की अगर हम लोग बात करें, मैनेज ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस और नेचर ऑफ द परसेप्शंस। आप जो भी परसेप्शन की बात करते हो, चाहे सुख हो या दुख हो, उन भावनाओं से वो उत्पन्न हो सकती है। आप किसी चीज की भावना करते हैं, आप उसकी भावनाओं के द्वारा आप खुश हो सकते हो, आप रो सकते हो। तो खुशी होना और रोना, ये दोनों चीजें क्या है, हमारे अंदर एक परसेप्शन को लेके आता है। अगर आप परसेप्शन के टाइप को समझने की कोशिश करेंगे तो टाइप में एक आता है एमोडल परसेप्शन। एमोडल परसेप्शन ये क्या है? ए टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फुल परसेप्शन ऑफ ए फिजिकल स्ट्रक्चर व्हेन इट इज ओनली पार्शियली परसीव्ड। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि मेज का केवल कुछ भाग दिखने पर ही हम समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा एक मेज है। यानी कि आपने एक मेज देखी है और मेज का आपको कोना दिखाया गया है, उस कोने को देख के आपने बोला कि ये तो मेज है। दूसरा है कलर परसेप्शन। ऐसे ही कलर परसेप्शन में क्या है, हम लोग देखते हैं कि ये कलर कौन सा है। अब ऐसा आप समझ सकते हो कि कोई भी कलर है, ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, दो लोग उस येलो कलर को देख रहे हैं और दोनों की आंखें ही उस कलर को पहचान सकती है। डेप्थ परसेप्शन, एक डेप्थ परसेप्शन होता है। डेप्थ परसेप्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर डायमेंशंस हो सकती है, यानी कि आप हर चीज को अलग अलग तरीके से देखते हो। जैसे कि लिखा है एबिलिटी टू मूव एक्यूरेटली और टू रेस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट। आपने एक चीज को देखा है, आप जितना इसकी ओर बढ़ेंगे, जिस डायरेक्शन में आप इसे बढ़ेंगे अपने आप को लेके, आप इस चीज को उसी डायरेक्शन से ही तो देखोगे। यानी कि आपकी डेप्थ परसेप्शन होती है, आप उस चीज को देख रहे हो कंटिन्यू, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे तो भी आप उसको देख सकते हो, दैट्स अ डेप्थ परसेप्शन। और अगला आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है चीजों को देखना। अब एबिलिटी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विजिबल लाइट्स रीच टू द आई। अगर इस चीज को देखने के लिए इस पे पर्याप्त रोशनी पड़ रही है तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो और परसीव कर सकते हो कि आखिर ये चीजें है क्या। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म यानी कि चीजों का बनना, आकार। एबिलिटी टू परसीव द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड ए पिक्चर।
आपने देखा कोई लेटर बी से बना हुआ है पी से, ये पी है और ये बना है बी में, है ना, ये बन गया। अब आपने इसे देखा कि यार ये पी है लेकिन अब ये यहां पर बी बना हुआ है, तो परसेप्शन आ गया ना, एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप होगी। ये भी एक परसेप्शन का एक तरीका है। हैप्टिक परसेप्शन है, हैप्टिक ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टच यूजिंग बाय द हैंड। हैप्टिक परसेप्शन है, आप चीजों को अपने हाथों से छू सकते हो, परसीव कर सकते हो। स्पीच परसेप्शन है, आप चीजों को देख सकते हो, आप देखने की एबिलिटी जो आपके अंदर है, आप चीजों को देखते हो, उसे इंटरप्रिटेट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे इसकी जो साउंड है, लैंग्वेज है, वो क्या है। पिच परसेप्शन, पिच परसेप्शन हमेशा एक वॉइस की एक पिच होती है, हाई पिच, लो पिच, उन पिच के अनुसार आप चीजों को समझते हो। हाई लेवल की पिच से अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो आप उसे चीजों को नहीं समझ पाओगे, लेकिन वही पिच अगर लो कर दी जाए तो आप चीजों को समझ सकते हैं। हार्मोनिक परसेप्शन दैट परसीव a relationship between a pitch value occurring in a different time। अब यहां पर आपको अलग टाइम में आपने सॉन्ग सुना, आप इसकी पिच को अलग समझते हो। सेम सॉन्ग आपने दोबारा अलग टाइम में सुना है तो आप उसकी पिच को अलग सुन सकते हो। तो पिच परसेप्शन जो होता है हमेशा एक सॉन्ग की तरह से अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप उनके स्वरों को अलग अलग तरीके से समझ पा रहे हो। तो ये भी एक प्रकार का परसेप्शन होता है, परसेप्शन का तरीका है। तो परसेप्शन के बहुत सारे तरीके हो गए, जैसे कि विजुअल परसेप्शन है, फॉर्म परसेप्शन है, हैप्टिक परसेप्शन है, स्पीच परसेप्शन है, पिच परसेप्शन है, हार्मोनिक तरीके का परसेप्शन है। तो अलग अलग प्रकार के परसेप्शन है जो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस है। अब इन इमेजेस को अगर आप समझने की बात करोगे तो ये सिद्धांत है, आप सिद्धांत को कैसे समझ सकते हो, आप परसीव करने के तरीके को समझ के देखिए। देखिए पहले आता है परसेप्शनल ग्रुपिंग एंड सिमिलैरिटीज। क्या ये ग्रुप नहीं है? बिल्कुल ग्रुप है। क्या ये ग्रुप नहीं है? बिल्कुल ग्रुप है। तो हम यहाँ पर क्या चीजें समझ पा रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना। आपने कहा कि पहले पेयर के बनने के बाद एक रेड कलर का सर्कल है, दूसरा पेयर बनने के बाद आप स्क्वायर शेप का कुछ है, दोनों का कलर अलग है। तो आपने इनके बॉक्स देख के पता लगा दिया ये किस तरीके से। आप कैसे लगाओगे पता, आप इसमें कैसे बात करोगे? वन परसीव डिफिनेट्स द पैटर्न एंड एग्जैक्ट ऑफ द फिगर। पहले तो आप इन सब के पैटर्न और इनकी फिगर्स को समझते हो, विच हैव सम मीनिंग टू अस, जिसका मतलब कुछ मीनिंग है, डिपेंडिंग ऑन वन पास्ट एक्सपीरियंस एंड द लर्निंग। आप इसे कहो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन ये नॉर्मल है। आप इसे कहोगे ये एक्सपीरियंस तो है लेकिन ये वर्स्ट एक्सपीरियंस है। फिर किसी चीज में इसका फिर से पास आ गया, लेकिन ये क्या है, इसका प्रेजेंट आ गया। तो आप ग्रुपिंग में यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप बॉक्सेस के अनुसार आप एक परसेप्शन के सिद्धांतों को समझ पाओगे, जिसे हम लोग ग्रुपिंग और सिमिलैरिटीज का रूप बोलते हैं। दूसरा आता है कंटिन्यूटी और कॉमन डायरेक्शंस। कंटिन्यूटी और कॉमन डायरेक्शन, स्टिमुलाई टेंड टू ग्रुपिंग आर टुगेदर देन अ पैटर्न व्हिच डज नॉट हैव any continuity to sequence of this pattern must be continuously। अब हम इस चीज को क्या समझते हैं, जो नियंत्रणता कैसे है, जिसमें नियंत्रता होती है वो अधिक आसानी से एक समूह से दूसरे में ग्रहण किए जा सकते हैं। पैटर्न को लगातार समझिए। देखिए यहां पैटर्न समझने की बात है, इसने पैटर्न ऐसे चला, इन दोनों ने पैटर्न ऐसा चला, और ये फिर ऐसे था, उसके बाद ये ऐसा था, फिर ये पैटर्न ऐसे था। मतलब हम इनके पैटर्न से समझ पा रहे हैं हमें किस सीक्वेंस में जाना है। हम यहाँ पे सीक्वेंस जा रहे हैं, हम यहाँ जाके वापस आ गए हैं, फिर हमें सीक्वेंस जाना। तो हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परसेप्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ए डायरेक्शन से बी में जाना था, तो हम क्या ए से बी की ओर बढ़े हैं या ए से बी की ओर जाते समय वापस ए की ओर ही हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस और कॉमन डायरेक्शन का तरीका है जिसमें हम चीजों को समझ सकते हैं। एक आता है आपका क्लोजर, इनहेरिटेड टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू कंप्लीट और इनकम्प्लीट फिगर परसीव अ सिंगल पैटर्न। यहां पर कंप्लीट है, यहां पर ठीक से कंप्लीट नहीं है, यहां पर बिल्कुल नहीं, यहां पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग पैटर्न से। तो हम लोग यहाँ पर एक क्लोजिंग, एक पैटर्न हमने इस्तेमाल किया है, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से परसीव कर पा रहा है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि गुड फिगर है, एक टेंडेंसी टू
ईच परसीवर्स टू गिव ए गुड शेप। ऐसी मूवमेंट है, मूवमेंट फिनोमेना है, इल्यूशन ऑफ ए मूवमेंट, हमेशा एक भ्रम होता है एक मूवमेंट का। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए क्विकली सक्सेशंस दे अपीयर एज वन कंटिन्यूअस यूनिट और होल। आप इन चीजों को समझ पाओगे मूवमेंट के अनुसार, ठीक है। एक है आपका फैमिलियर और पास्ट एक्सपीरियंस होता है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परसीव है, परसेप्शन है, हम सोचते हैं कि चीजें कैसे हैं, फिर हम देख पा रहे हैं कि वो चीजें समझते कैसे। हम चीजों को दिमाग में डाल के हमारा विचार हमें बताता है। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, हम रंगों से सीखते हैं, उनके कलर से सीखते हैं, उनके पिच से सीखते हैं, फिर हम उनके सिद्धांतों को समझ रहे हैं। तो सिद्धांतों में एक है पास्ट एक्सपीरियंस। हमेशा हर चीज को समझने के लिए उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस अगर है तो हम उसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य की आकृति, तो उसे आसानी से एक इकाई से रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। तो इफ द पैटर्न अपीयर अस टू बी द फेमिलियर, अगर हमें लगता है एक फैमिलियर पैटर्न हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि ए बी को बी ए में पैटर्न कर रहे हो, फिर दोबारा हमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सच एज द फिगर ऑफ ए एनिमल ट्री और ह्यूमन बीइंग, कोई भी एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, बार बार सेम फॉलो है, इट विल बी वेरी इजिली ऑर्गेनाइज टू अ फॉर्म वन यूनिट। आप ऐसे कहें ये पैटर्न आया, फिर ये ए बी पैटर्न में आया, फिर ये बी ए पैटर्न में आया, ये पैटर्न में चल रहा है, हम इनको एक यूनिट में रख सकते हैं कि ठीक है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये आया, दूसरा पैटर्न कुछ हो रहा है, तीसरा सेम फॉलो हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग एक ही पैटर्न में रख सकते हैं। तो ये भी क्या हमारा एक प्रकार का परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षीकरण। आप चीजों कैसे कहते हो। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को प्रभावित डालेंगे। अब देखिए परसेप्शन है क्या, हमें परसेप्शन को पहले चीजों को समझना पड़ेगा। हम फैक्टर्स को समझने से पहले परसेप्शन को एक दोबारा से हम समझ लेते हैं कि आखिर परसेप्शन को आम भाषा में कहते क्या है। देखिए परसेप्शन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवेदी उद्दीपन में चेतनाओं में लाए जाते हैं। और इसे बड़ा सिंपल समझते हैं, संवेदी अनुभवों का संगठन है, व्याख्या है कि संसार का अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करना है। आपने पहले चीजों को समझा है, फिर आपने उन चीजों को अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लिया। पहले आपने चीजों को देखा है, फिर आपने समझ गए कि ये क्या है। पहले आपने देखा कि अगर आप सीधे इस रास्ते से जाएंगे तो आप अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे। आपने देखा हर व्यक्ति जा रहा है, वो अपनी मंजिल पहुंच रहा है, तो आपने क्या परसेप्शन डाला, भाई इस रास्ते से अगर हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग अपनी समय पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे, जैसा है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी भी व्यक्ति का पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है किसी भी चीज को लेके, तो बड़ा ही आसान है उसके लिए कि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और वो उस काम को उसी तरीके से करने लगता है। मान के चल तो आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले, तो चलो आपको एक एग्जाम देना है और आपको पता है कि कुछ लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर इस तरीके से किया है कि उसने एक प्रकार का पैटर्न फॉलो करा है। आपको पता चल गया, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर ले तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, बड़ा आसानी से है। दूसरा है नीड एंड वैल्यूज एंड द मोटिव्स। अगर आपको ये पता है कि इस एग्जाम की सैलरी 1.5 लाख रुपए, एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, 1.5 लाख है, तो क्या आपको इसकी वैल्यू नहीं है? क्या आपको मोटिव नहीं मिला? क्या आपने इसकी जरूरत नहीं समझी? भाई हर एक चीज का ना अपना एक नीड्स होता है, वैल्यू और मोटिव्स होता है। आपको पता है 1.5 लाख रुपए मिलना है, आसान नहीं होता 1.5 लाख, तो आप उसके लिए बड़ी मेहनत करोगे, आप समझ जाओगे तुरंत। देन यू विल बी ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर परसेप्शन टूवर्ड्स टू गोल, है ना, आप उन चीजों को समझोगे। एंड मेंटल सेट एंड देयर एटीट्यूड्स। अगर आपको पता है कि 1.5 लाख कमाना है, यू जस्ट मेक अ एटीट्यूड कि आप 1.5 लाख वाले व्यक्ति हो, आप तुरंत रेडी हो जाते हो। तो आप अगर ये सोचोगे कि आप 1.5 लाख वाले व्यक्ति हो यार, तो आपका परसेप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। मूड्स एंड इमोशंस, आपका मूड और इमोशंस आल्सो हैव अ इन्फ्लुएंस बाय अदर मूड एंड द इमोशंस आल्सो। आपका परसेप्शन जो होता है, अगर किसी ने आपको डिमोटिवेट करा तो आप 1.5 लाख की ओर नहीं बढ़ने वाले हो। आपका मूड एकदम सही है, लोग आपके मूड को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लोग सही समझा रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलर कि आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कुछ लोग ना सिंपल सा फंडा है,
कुछ लोग क्या करते हैं, 1.5 लाख की सैलरी के बाद चलो एक पार्टी कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सी बात है। आपको पता कि मेरे को पार्टी करना, 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति मेरे को होना चाहिए। सो कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या कहता है, ड्यू टू अ मैन साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ द एडजस्टमेंट, कुछ लोगों का एडजस्टमेंट का साइकोलॉजिकल लेवल क्या कहता है कि कल्चरल फैक्टर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आपको ना अगर कोई रिलीजियसली कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है और वहां पे कुछ सोचना है, और आपको पता है मेरी सैलरी 1.5 लाख है, मैं 5 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, बड़ा अच्छे से फेस्टिवल मनाने वाला हूं, आपकी सैलरी नहीं है तो आप नहीं कमाओगे। तो कल्चरल में ना इन्फ्लुएंस आता, डेवलप होता है कि आप सोचो कि आपको अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए साल का मिलने लगे तो आप एक साल के अंदर कितना कमा लोगे भाई, 12 6 18, आप 18 लाख रुपए साल कमाएंगे। आप 18 लाख रुपए साल में कितना कुछ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली हमारा परसेप्शन जो होता है, चीजों में सही तरीके समझना होता है, हम उनको अच्छे से कर पाते हैं। परसेप्शनल कंसिस्टेंसी, हर एक इंडिविजुअल जो परसीव करता है साइज, कलर, शेप और ब्राइटनेस, वो सब परसेप्ट होती है, वो सब परसेप्शन की ही चीजें होती हैं। लेकिन हमेशा परसेप्शन में एरर्स भी डेवलप होंगे, कुछ भ्रम डेवलप होंगे। भ्रम क्या होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया क्या एरर्स है, एरर्स बताइए। एरर्स का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन। आपको रियलिटी बताई गई कि रियलिटी क्या है, लेकिन आप उसके अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपने कहा रस्सी का सांप, आपने कहा रस्सी का किसी भी व्यक्ति को सांप दिखाई दे रहा है, ये भ्रम है ना। कैसे भ्रम आया, पहला है बाय स्टिमुलस फैक्टर्स। बाय स्टिमुलस फैक्टर्स, ध्यान से समझने वाली बात है, रस्सी ऐसे ही पड़ी होती है, लेकिन अगर रस्सी को मैं ऐसे डाल दूं तो ऐसा तो सांप होता है, ऐसा तो सांप होता है। तो क्या हुआ, एक इल्यूजन जो आया वो इसलिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि स्टिमुलस की तरह से इसका जो रखने का तरीका था वो इस तरीके का था कि ये रस्सी को सांप समझने लगा। दूसरा, जियोमेट्रिकल इल्यूजन डेवलप हुआ। जैसे कि आपने एक डायग्राम आपको दिया जाता है, जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं उसमें बताया हर एक नॉर्मल जो व्यक्ति है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ए है, लेकिन हमेशा लुक स्मॉलर देन लाइन बी। ठीक है ना, मान के चलते हैं ये बी लाइन है, ये ए लाइन है, और आप एक ए लाइन को हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है, लुक्स स्मॉलर देन द बी लाइन। हमेशा एक व्यक्ति को अपनी चीजें छोटी लग सकती हैं दूसरे के मुकाबले, ये भी एक प्रकार का फॉल्स चीजें हैं। एक आता है हियरिंग इल्यूजन। हियरिंग इल्यूजन का मतलब है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, आप जो सुनते हो, आप जो भी सुनते हो वो किस डायरेक्शन में है, कितने लोगों से सुना गया है, वो भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का पैरेलली अलग तरीके का परसेप्शन होता है, जो एक प्रकार का इल्यूजन की तरह डेवलप होता है। एक जोनर इल्यूजन्स यहां पर लिखा गया है, ये क्या है, इस तरह के डायग्राम में है। यहाँ पे परसेप्शन अलग अलग जगह से आ रहा है, लेकिन आप उनको गलत ठहराओ कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक आपका हाइट विद इल्यूजन है, टॉल हैट इज अ पुट इन द शॉर्ट वेव्स, हाइट एंड द विड्थ ऑफ द हेड आर द इक्वल, आप चीजों को अलग अलग समझते हो। एक है पोंजो इल्यूजन है, ये सब अलग अलग इल्यूजन्स हैं। इल्यूजन किस किस तरह का है, यहाँ पे आपने देखा कि ये बी जो है ये 2 नंबर है, ये ए नंबर है। अब देखो नॉर्मल समझने वाली बात है, सर्कल ए एंड बी आर अ रियलिटी ऑफ अ सेम साइज। हम लोग को दिख रहा है सेम साइज है, बट हमें सर्कल 2 लगता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई क्यों लग रहा है बड़ा, आप इस एंगल को देखो, अगर ये इससे मिल गई तो हम सोच रहे कि इसने ये इन 2 लाइनों ने दबा दिया है, लेकिन सेम साइज के अगर यहाँ है तो ये लगता है कि इसने नहीं दबाया है। ये हमारा परसेप्शन है कि लाइन ने नहीं दबाया, ऐसे लगे। अब देखो ये लाइन ए की जैसे ही तो है, लेकिन हमें ए क्या दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है ए थोड़ा बड़ा। अब देखिए 2 crescents first and second are the same size, but first number to be bigger than the 2। इसका जो ये साइज है ये हमें थोड़ा सा बिग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सोचता है पहला नंबर बड़ा होता है ना। तो अलग अलग परसेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए मून इल्यूशन को देखने की कोशिश करें। मून लुक्स quite larger near the horizon than when it is overhead at its zenith, even through the visual angle sustained by the moon remaining constant। जब आप मून को 2 अलग अलग जगह देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो मून को और यहाँ पे आप मून को देख रहे हो, आप देखिए इस एंगल को देखने की कोशिश कीजिए। आप मून को कैसे कर रहे हो, ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको, आप दूर से देख रहे हो, आप चीज को दूर से देख रहे हो, वो तो बड़ा है, वो दिखेगा ही बड़ा है, ठीक है ना। एक तो इल्यूजन हो गया, दूसरा आता है हेलुसिनेशन।
हेलुसिनेशन का बड़ा ही सिंपल है। हेलुसिनेशन कहते हैं फॉल्स सेंसरी, हेलुसिनेशन को बोलते हैं फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, इसको बोलते हैं फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। नोट एसोसिएट विद द रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यहां पर रियल जो स्टिमुलाई वो है नहीं, हेलुसिनेशन कुछ होता नहीं है, फिर भी हमारा फॉल्स परसेप्शन होता है, इल्यूजन हमारा फॉल्स परसेप्शन है। देखिए समझ में क्वेश्चन, यह है इल्यूजन, यह है हेलुसिनेशन। यहां पर रस्सी है, यहां पर रस्सी है लेकिन दिखाई दिया है सांप, यहां पर कुछ नहीं है लेकिन दिखाई दिया है सांप। समझ में आ गया, इल्यूशन में कुछ है तो वो दिखता है कुछ और, हेलुसिनेशन में कुछ भी नहीं है लेकिन लगता है कि कुछ है, तो इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। लेकिन कुछ अल्टरेशन ऐसा है जो हमारे परसेप्शन को प्रभावित करता है। अब देखिए कुछ इंप्लीकेशन है जो नर्सिंग में रहते हुए हमें समझना है कि आखिर हम लोग साइकोलॉजी में परसेप्शन को, अटेंशन को समझ रहे हैं, अटेंशन परसेप्शन को समझ रहे हैं, नर्सिंग में क्यों समझना है भाई, नर्सिंग में क्यों समझना है, क्यों समझना है नर्सिंग के अंदर, अब देखिए क्यों समझना है। शी मस्ट रिलेट अ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल परसेप्शन, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि नॉर्मल चीज क्या होती है, एबनॉर्मल क्या होती है, ताकि वो अपने परसेप्शन को समझ सके। रस्सी नहीं है तो हेलुसिनेशन है, अलग तरह का है ना, रस्सी है और ये कुछ और दिखा, ये इल्यूशन है, तभी तो पता चलेगा ना नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या है। नॉलेज अगर आपको है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, उसके बाद बिहेवियर को आप समझ सकते हो इंसान के, आप स्पीक टू द चाइल्ड टीचर की तरह आप स्पीक कर सकते हो, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जो कि रिकमेंडेशन की गई है, एंड अरेंज कर सकते हो एक ऐसी मीटिंग स्कूल प्रोफेशनल्स के साथ, एजुकेट कर सकते हो पेरेंट एंड फैमिलीज को, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को। मैंने अभी यह समझा रहा था ना ये वाला एग्जांपल ऊपर, आप एक व्यक्ति को समझ सकते हो कि इल्यूजन है या हेलुसिनेशन है, वेरी सिंपल है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन कोई चीज है लेकिन वो कुछ और दिख रही है, हम यहाँ पे परसीव गलत कर रहे हैं, परसीव गलत कर रहे हैं, हम खुद गलत समझ रहे हैं। हेलुसिनेशन कुछ भी नहीं है, हम गलत समझ रहे हैं, है ना, दोनों में अंतर समझ में आया। सो आज के लिए इसमें इतना ही कि परसेप्शन एंड अटेंशन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज को हम समझेंगे। थैंक यू।